साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, जब भी ईडी रेड करती है तो दो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव वहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला तो है सर्च और दूसरा है सीज़र। सर्च जैसे कि नाम आपको स्पष्ट कर रहा है कि कोई चीज़ खोजना, और सीज़र मीन्स कोई चीज़ को जब्त करना, उसको बंद करना, उसको कन्फाइंड करना। सर्च एंड सीज़र को लेके जो प्रावधान कानून में है वो है सेक्शन 17 PMLA एक्ट के अंदर, जहाँ पर अधिकारियों को जो है पावर दी गई है कि आप सर्च भी कर सकते हैं और सीज़र भी कर सकते हैं। पर वो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ क्या होंगी, किस तरह से पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा, किस तरह से जुरिडिक्शन को जो है एक्सरसाइज किया जाएगा, ये एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है, तो उसको समझना भी जो है बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सेक्शन 17 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर, जहाँ हम इन सब बातों को जो है डिस्कस करने वाले हैं खुलकर और आसान भाषा में विद एग्जाम्पल्स। तो साथियों, एक कॉपी लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। और जब भी कोई संकट ऐसा हमारे पे आता है, हमारे घर वालों पे आता है, ये रिलेटिव पे आता है, तो वहाँ पर आपके अधिकार कानून में क्या है रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर, इसकी जानकारी आपको संपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। तो आज संपूर्ण बात मैं डिस्कस करूँगा, पर टेक्निकली जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते हुए चलना है अपने को। क्लियर है? तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सेक्शन 17 जो है ये डील करता है विद सर्च एंड सीजर। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है यहाँ यूज़ की गई है, पहले तो है सर्च और दूसरा है सीजर। इसका डिफाइनिंग क्लॉज क्या है, इसको भी जो है अपने को समझना होगा कि वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज बाय हिम। तो कुल मिला के दो अथॉरिटी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो है डायरेक्टर और दूसरा है कोई भी अफसर जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ही मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर। नंबर 3, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तीनों बातें अगर नहीं हैं तो वहाँ पर आपका जो सर्च है वो गैर कानूनी हो जाएगा इफ़ द पावर्स आर डेलीगेटेड टू सच डेप्यूटी डायरेक्टर। क्लियर हो गया आपको? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन, की उसके कब्जे में कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर उसको रीज़न टू बिलीव है, और ये रीज़न रीजनेबल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल। दूसरी बात, इसका बनेगा प्रॉपर ब्रीफ। तीसरी बात है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में, दैट एनी पर्सन, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैज़ कमिटेड एनी एक्ट, कि किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट जो है कमिट किया है विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि वो एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नंबर 2, उसके कब्जे में, कब्जे के लिए वर्ड का यूज़ हुआ है पोजेशन, कुछ ऐसे प्रोसीड ऑफ क्राइम है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि वो जो एलिज्ड प्रोसीड्स हैं वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। क्लियर है? तीसरा है, इज इन पोजेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, की उसके कब्जे में कुछ रिकॉर्ड है जिसके आधार पर कंक्लूजन जो है ड्राइव हो सकते हैं रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग। और चौथी बात है कि वो व्यक्ति जो है किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है जो कि कंसर्न है विद द क्राइम। तो कुल मिला के जो सेक्शन 17 है इस पर जोर दिया गया है 4 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली बात मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा है पोजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, तीसरा है पोजेशन ऑफ रिकॉर्ड, और चौथा है पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। बट ऑल ऑफ देम शुड बी कंसर्न विद द क्राइम एंड अल्टीमेटली दे मस्ट बी रिलेट विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट टू रूल मेड इन दिस बिहाफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ही में ऑथराइज्ड एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। ये यहाँ पर अपने को जोर दे कर लिखना है और दोनों बातों में जो है अंतर को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस सेक्शन की जहाँ तक बात है तो उस सिनेरियो में वो सर्च के लिए ऑथराइज होगा। किस प्रकार के सर्च के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी प्लेस, किसी भी वेसल में, किसी भी व्हीकल में और किसी भी एयरक्राफ्ट में जहाँ पर ऐसा रीज़न टू बिलीव है कि जो रिकॉर्ड है या प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है वो रखा गया है, आर कैप्ड। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ जो है सैंपल कर दूँ कि सर्च के लिए केवल 2 ही व्यक्ति अधिकृत हैं, या तो वो डायरेक्टर हो, दूसरी बात या कोई ऐसा अफसर जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर से रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, एंड ही मस्ट बी ऑथराइज बाय द डायरेक्टर। यही आपको ध्यान में रखना है। एक बात दिमाग में रख लो और नोट करके रखो कि डेलीगेशंस एक बार ही होगा। अगर पावर डेलीगेट एक बार हो गई है तो दोबारा डेलीगेट किसी भाव नहीं हो सकती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रशासनिक न्याय का, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात,
एंटर एंड सर्च, ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है यूज़ हुई है, इसको भी जो है आपको समझते हुए चलना है। पहली बात तो एंटर होना होगी। देखो, जब आप किसी प्रेमाइसिस को बिलोंग नहीं करते हो और उस प्रेमाइसिस का जो ऑनर है उसकी कंसेंट नहीं है, तो उस सिनेरियो में ये एक ऑफेंस है जिसको हम कहते हैं ट्रेसपास, गृह अतिचार। एक ऑफेंस है जिसको हम कहते हैं अतिचार करना या एंटर करना या ट्रेसपास करना। अगर पावर कानून ने दी है कि अगर ऐसी प्रेमाइसिस है जहाँ पर आपको रीज़न टू बिलीव है कि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम रखा हुआ है, तो उस प्रेमाइसिस में आप एंटर करेंगे, तो वो एंट्रेंस करने पर आप पर कोई भी मुकदमा जो है ट्रेसपास का नहीं बनेगा। ये कानून की एश्योरेंस यहाँ पर है। क्लियर हो गया आपको? तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है, एंटर के बाद क्या करेगा, वो सर्च करेगा उस बिल्डिंग को या उस प्लेस को या उस वेसल को या उस व्हीकल को या उस एयरक्राफ्ट को जहाँ पर रीज़न टू बिलीव है कि ऐसा रिकॉर्ड या ऐसा प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है रखा गया है, जो कि कंसर्न है विद द मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वहाँ कोई लॉक लगा हुआ है डोर के ऊपर या किसी बॉक्स पे या किसी लॉकर पे या किसी सेफ पे या अलमीरा पे, तो उस लॉकर को जो है ये ब्रेक करेगा। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए ये शर्त बहुत ज़रूरी है कि जो कंसर्न लॉकर है या जो डोर है या जो बॉक्स है या अलमीरा है, उसकी कीज़ जो है अवेलेबल नहीं हो पा रही है। मीन्स की मांगी गई और की जो है उपलब्ध नहीं कराई जा रही है या की जो है अवेलेबल नहीं है, तभी जाकर ये पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे, अदरवाइज पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए प्रोटोकॉल ये लोग क्या करते हैं कि 2 गवाह खड़े करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्रेकेज तभी पॉसिबल है जब कीज़ अवेलेबल नहीं होंगी। ये आपको दिमाग में रखना है। तीसरा है, किसी भी ऐसे रिकॉर्ड को या किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि कंसर्न है विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम, जो कि अल्टीमेट रिलेट है विद द मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसी प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड को ये सीज भी कर सकते हैं। क्लियर है? चौथी बात है, प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन सच रिकॉर्ड, कि ऐसे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर कुछ मार्क जो है ये रख सकते हैं, उस प्रॉपर्टी पर भी जो है मार्क रख सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड सो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसकी कॉपीज़ भी जो है ले सकते हैं या उसके एक्सट्रैक्ट भी जो है वो ले सकते हैं। तो कुल मिला के छोटी सी बात समझनी है अपने को कि जो एलिज रिकॉर्ड है उसकी जो कंसर्न कॉपीज़ हैं उसको ये ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एलिज प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड है उसको समझने की दृष्टि से उस पर ये मार्क लगा सकते हैं ताकि भविष्य में उन्हें आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी रहे। क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इन्वेंटरी भी बना सकते हैं ऐसे रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी की। इन्वेंटरी से मतलब क्या है? लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिन में कर सकते हैं किसी व्यक्ति को जो कि उस एलिज रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी के पोजीशन में, ताकि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टिगेशन के एंगल से जो है वो कलेक्ट की जा सके। तो ये बेसिकली इनके पास पावर है सेक्शन 17 के अंदर। क्लियर हो गया? अब कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि रिकॉर्ड को जो है वो सीज मौके पे किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका समाधान दिया गया है सब क्लॉज 1A में। इसको आप नोट रखो। अब सब क्लॉज 1A जो है ये जोड़ा गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2012 से, जो कि इफेक्टिव है 15 फरवरी 2013 से। प्रोटोकॉल जो है वो क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसकी ओपनिंग लाइन क्या कहती है कि वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सीज सच रिकॉर्ड, कि ऐसा रिकॉर्ड तो अवेलेबल है बट इसको प्रैक्टिकली सीज नहीं कर सकते। तो ये जो ऑफिसर है जो कि ऑथराइज्ड है सब सेक्शन 1 में, या तो वो मूल रूप से ऑथराइज्ड हो या उसने पावर को डेलीगेट किया हो, मे मेक एन ऑर्डर टू फ्रीज। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर सीज नहीं कर पाएंगे तो उसको फ्रीज कर देंगे और एक कंडीशन लगा देंगे कि इस प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र ना किया जाए और ना ही इस प्रॉपर्टी में जो है कोई डील्ड विद किया जाए, एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर मेकिंग सच ऑर्डर एंड कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड ऑन द कंसर्न पर्सन। अब ये आपका राइट यहाँ पर आ गया कि अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है रिकॉर्ड को सीज करना तो वो रिकॉर्ड को फ्रीज कर देगा, आपसे बॉन्ड जो है भरवा लेगा कि इस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफ़र नहीं करूंगा और ना ही उसको मैं एलिमिनेट करूंगा, और अगर ऐसा कोई काम मैं करूंगा तो सबसे पहले परमिशन जो है मैं लूँगा आपकी, क्योंकि आपके द्वारा ऑर्डर जो है पास किया गया है, और इस ऑर्डर की कॉपी जो है कंसर्न व्यक्ति को भी दी जाएगी। ये इसलिए है कि कल को जो भी सीजर है आप किसी वकील के पास जाएंगे तो कम से कम डिस्कस तो कर पाएंगे भाई मैटर क्या है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो आपका वकील भी आपसे डिस्कस जो है वो नहीं कर पाएगा। अब इसमें एक शर्त क्या लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट if at any time before its confiscation as per the protocol it becomes practically possible to seize a frozen property, तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो सीज कर लिया जाएगा। ये एक केवल प्रोविज़ो है उनकी हेल्प के लिए कि अगर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर हो गया है और उससे पहले ये पॉसिबल है कि इस प्रॉपर्टी को सीज कर सकें जो ऑलरेडी फ्रीज है, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी को जो है वो सीज कर लिया जाएगा। तो इसमें कोई जो है नई बात नहीं है, केवल एक छोटी सी बात है जिसको हमने आसाम भाषा में जो है समझा। अब साथियों सब क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है कि जो भी अथॉरिटी है जिसको ऑथोराइज़ किया गया है इस तरह के सीज़र या फ्रीजिंग के लिए,
शेल इमीडिएटली आफ्टर सर्च एंड सीजर, जैसे वो सर्च और सीजर करेगा उसके तुरंत बाद ही, या वो इशुएंस करता है फ्रीजिंग ऑर्डर उसके तुरंत बाद ही, इसकी कॉपी जो है फॉरवर्ड करेगा विद द रीजन सो रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द मटेरियल इन हिज पोजीशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द सील्ड एनवेलप इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है इस रिकॉर्ड को रखेगी उस पीरियड तक जो कि प्रिस्क्राइब्ड है एज पर लॉ। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि जब भी कोई भी मटेरियल सीज होगा या कोई मटेरियल जो है वो फ्रीज़ होगा तो उस सिनेरियो में इसकी एक कॉपी जो है वो सबमिट करनी होगी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद ऑल द रीज़न। और ये तरीका क्या है, इन द सील्ड एनवेलप। दूसरी बात है इमीडिएटली, और तीसरी बात ये प्रोविज़न जो है मैंडेटरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अल्टीमेटली जो एक फेयर प्रोसीजर है उसका ब्रिच यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर है। अब हम चल रहे हैं सब क्लॉज नंबर 3 के ऊपर। सब क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है कि वेयर एन अथॉरिटी अपॉन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग सर्वे, कि सर्वे हो गया उसके दौरान जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव हुई है और वो सेटिस्फाइड है कि एनी एविडेंस शैल बी और लाइकली टू बी कंसील्ड, कि ऐसी कोई जानकारी है कि वो कंसील्ड हो सकती है या टेम्पर हो सकती है, तो अधिकारी रीजन्स को रिकॉर्ड करता हुआ उस प्रीमाइसिस में एंटर करेगा या उस प्लेस में एंटर करेगा जहाँ पर वो एविडेंस जो है लोकेट है और उस एविडेंस को सीज कर लेगा। तो कुल मिला के ये प्रोटोकॉल क्यों बनाए हुए हैं, ये इसलिए बनाए हुए हैं कि जो एविडेंस है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एविडेंस नष्ट हो जाएगी तो भले ही 4 लगा दो कि 201 आईपीसी का, पर फिर भी कोर्ट जो है यकीन नहीं करता है कि वास्तव में एविडेंस थी या नहीं थी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी जो है अपने को नोट रखना है। प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट नो ऑथराइजेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सर्च अंडर दिस सबसेक्शन। अगर केवल सर्च की बात है तो ये प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इसलिए है तो बेसिक राइट्स हैं वो कंसर्न व्यक्ति के जो एलिज टू बी सस्पेक्टेड है और जो अधिकारी जो कार्रवाई कर रहा है वो अफेक्ट ना हो। क्लियर है। तो कुल मिला के जब भी कोई सर्वे होगा या जब भी कोई जानकारियाँ जो है कलेक्ट होंगी तो उस सिनेरियो में अधिकारी को ऐसा लगता है कि जो कंसर्न व्यक्ति है वो जानकारी को छुपा लेगा, मीन्स कंसील कर लेगा या टेम्पर कर देगा, तो वो तुरंत ही उस एविडेंस को जो है वो सीज कर लेगा। पर अगर सर्च हो रहा है तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। द अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1, या वो रिकॉर्ड को फ्रीज कर रहा है एज पर सेक्शन 1A, शैल विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच सीजर और फ्रीजिंग एज द केस में बी file an application requesting for retention of such record or property seized under subsection 1 or for continuation of order of freezing served under subsection 1A before the adjudicating authority, कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जो रिकॉर्ड को सीज कर रहे हैं वो 30 दिन के भीतर जो है एक अर्जी जो है फाइल करेंगे कि इसको हम लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से रिटर्न करना चाहते हैं। तो जब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फर्दर ऑथराइजेशन नहीं देगा तब तक ये फर्दर जो है रिटर्न नहीं कर सकते। तो 30 दिन के अंदर जाकर जो है इनको रिटेंशन के ऑर्डर लेने ही पड़ेंगे, तभी जाकर इनका रिटेंशन या फ्रीजर जो है या सीजर जो है वो ही लीगल होगा, अदरवाइज ये इट बिकम्स अ इलीगल थिंग्स। क्लियर हो गया आपको बैठ गए। सब सेक्शन नंबर 4 है उसको हम एक बार वापस समझते हैं एक ईजी एंगल के जरिए। ये सबसेक्शन जो था पहले वो ये था कि द अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर दिस सेक्शन शैल विद इन द पीरियड 30 days फ्रॉम सच सीजर फाइल एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग द रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। पर अब क्या हो गया कि अगर रिकॉर्ड को सीज कर रहे हैं या फ्रीज कर रहे हैं बिल्कुल एक जैसा ही है, पर यहाँ पर 30 दिन जो है वो इम्पेरेटिव हो गए हैं जो कि पहले भी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो उस रिकॉर्ड के रिटेंशन या फ्रीजिंग ऑर्डर जो किया है उसके कॉन्टिन्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये ऑर्डर किसी भी रूप में जो है कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, ऐसे ऑर्डर लाइबल टू बी सेट असाइड होंगे। तो साथियों बेसिकली हमने जाना आज धारा 17 के बारे में, पर इसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल भी जो है वो लागू होंगे, जैसे 100 सब क्लॉज 4 CRPC मीन्स जब भी सीजर होगा तो कम से कम 2 व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट हैं वो प्रेजेंट रहने चाहिए, और अगर प्रेजेंट वो नहीं है तो इस सिनेरियो में एंटायर सर्च वुड बी इलीगल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसका एक फोटोग्राफी हो। नंबर 3, उस क्राइम का प्रोसीड आप कैसे मार रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। और चौथी बात कनेक्टिविटी क्या है। 5 बात रीजंस क्या है। नंबर 6 ब्रीफ क्या है। नंबर 7 फॉरवर्डिंग लेटर्स क्या बनाए आपने। और नंबर 8 रिटेंशन की परमिशन जो है किस प्रकार मांगी गई है और वो ग्राउंड्स क्या है। अगर कहीं भी चूक करता है डिफेंस तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है हमारे को मिल जाएगा। तो साथियों आज का टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये सर्च करते हैं या सीजर करते हैं तो हमारे बेसिक राइट्स के बारे में जानकारी हमें नहीं होती है, तो अल्टीमेटली हमें दिक्कत होती है। तो कुल मिला के आज के अध्याय में हमने सर्च और सीजर को जो है समझा, और ये एक पूरी सीरीज़ है जहाँ पर मैं आपको एक एक चैप्टर जो है एक एक सेक्शन जो है खुल के समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है आपको क्लियर हो और आप अपने राइट्स को जो है वो इन्फोर्स कर सकें। तो इस सीरीज़ का पार्ट बने
ताकि PML एक्ट के बारे में समझ सेक्शन और समझ जानकारी आपको पूर्ण रूप से जो है वो प्राप्त हो सके। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।